रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, हमने गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। गाज़ीज़ लॉ की जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था, अब हम आज क्या कर लिए, सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने से पहले अगर आप काइंडली चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नई आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो सेकंड लॉ, गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड जो सेकंड एप्लीकेशन है ना, इसको हम कंप्लीटली ना डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब अगर आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम भी उसके लिए भी 100% बेनिफिशियल होगा। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एमडीकेट नम्स कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, उसके लिए भी 100% होगा। तो सबसे पहले मैं लेक्चर को बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ चले जाते हैं। हर पॉइंट, कम्प्लेक्स पॉइंट भी मैं डिस्कस करता हूँ और हर बेसिक्स पॉइंट भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाज़ीज़ लॉ का सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले ही एप्लीकेशन में कि गाज़ीज़ लॉ का जो एप्लीकेशन क्या है, गाज़ीज़ लॉ का मेन मकसद क्या है। गाज़ीज़ लॉ का मेन मकसद है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। मुख्तलिफ मतलब सिचुएशन मुख्तलिफ होते हैं, मगर हर सिचुएशन में हमारा काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, मगर सिचुएशन क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। सिचुएशन क्या है, थोड़ा मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस होंगे। सही है। अब जो आपके साथ एक शीट है ना, ये हमारे साथ एक शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है। सही, इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लामहदूद, बहुत ही बड़ा शीट है जिसका एंडिंग पॉइंट हमें मालूम नहीं, इनफाइनाइट है, लामहदूद। तो हम बोर्ड पर या बुक में सिर्फ क्या करते हैं, फाइनाइट पोर्शन को क्या करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो इनफाइनाइट शीट है ना, उसका मैंने सिर्फ क्या किया, एक स्मॉल पोर्शन आपके लिए इस बोर्ड पर दिखाया है, इसलिए ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। अब यहाँ पर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर स्मॉल पोर्शन मैंने क्या किया, लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस ले लिया और उस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज, आपके बुक में पॉजिटिव चार्ज क्यों है, आप इस पर नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो यूनिफॉर्मली। याद रखना, चार्जेस क्या होंगे, यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बहुत सारे चार्जेस होंगे, सही, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा क्या है कि इलेक्ट्रिक ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग अ गॉसियन सरफेस। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप एक चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड करोगे ना, वो चार्ज की इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस को अगर आपने यूज़ करना है ना, तो वो हमेशा किस चार्ज की बात करता है, चार्ज इनक्लोज। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है ना, तो वो हमेशा किस चार्ज की बात करता है, चार्ज इनक्लोज। गाज़ीज़ लॉ मैंने आपको पढ़ा भी था डिटेल से कि किसी भी स्फीयर के अंदर या किसी भी सिलेंडर के अंदर जब चार्ज इनक्लोज होगा, अगर आपने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो वो गाज़ीज़ लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं, ये पी स्मॉल पॉइंट मैंने यहाँ पर पी, इस पॉइंट पर मैंने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि कंसिडरिंग गॉसियन सरफेस, मैंने एक गॉसियन सरफेस एक 3D क्लोज सरफेस होता है, 3D क्लोज सरफेस होता है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस क्या करूंगा, इमेजिन करूंगा। गॉसियन सरफेस को क्या करूंगा, इमेजिन करूंगा। ये हमारे साथ क्या, इस तरह इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, मतलब इस तरह शीट है, सही है, इस तरह बिल्कुल। ये क्या है, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से इस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर मतलब एक गॉसियन सरफेस क्या किया, इसके अंदर क्या किया, इमेजिन किया। मतलब ये गॉसियन सरफेस मतलब इस साइड से भी नजर आ रहा है, इस साइड से भी नजर आ रहा है, इस साइड से ये और इस साइड से ये 3D फॉर्म है, तो इसलिए 3D अभी नजर नहीं आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस दोनों तरफ से क्या है, हमें नजर आ रहा है। गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस मैंने बता दिया एक 3D शेप और क्लोज सरफेस होगा। तब याद रखना, मैं क्यों 3D शेप यहाँ पर मतलब गॉसियन सरफेस क्यों इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूंगा। तो इसलिए गाज़ीज़ लॉ का जो फर्स्ट, अगर आपने गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। गॉसियन सरफेस क्या है, सिंपल 3D क्लोज सरफेस आपने क्या करना है, इमेजिन करना है। मैंने इस पॉइंट पर इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो इनफाइनाइट शीट है ना, इससे मैंने किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैंने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पर क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करूंगा। एक गॉसियन 3D गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा किया और ये क्या है, उसका आउटवर्ड जिस तरह, या नहीं है मार्कर,
मतलब इस तरह, इस साइड से भी ये गाजियन सरफेस नजर आ रहा है, इस साइड से भी ये नजर आ रहा है। सी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। मैंने गाजियन सरफेस को इमेजिन किया और गाजियन सरफेस क्या है, क्लोज, किसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में मैंने इमेजिन किया है। अब मैंने क्या किया, क्लोज सरफेस इज डिवाइडेड इनटू S1 S2 S3, सही है। मैंने इस क्लोज सरफेस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया। एक पोर्शन ये है, सही है, ये पोर्शन नहीं, ये सबसे जो पीक पॉइंट मतलब सबसे जो लास्ट पॉइंट, ये नहीं है जो फ्लैट सरफेस है S1, ये हमारे साथ कौन सा पोर्शन हो गया, S1। इसी तरह ये पोर्शन कौन सा हो गया, S2, ये पोर्शन हमारे साथ S2। और ये नहीं जो दरमियान वाला कर्व सरफेस नहीं, ये दरमियान में जो कर्व सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, सिलेंडर का जो दरमियान वाला पोर्शन जो कर्व सरफेस है, उसको मैंने क्या नाम दिया, S3। तो क्लोज सरफेस को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया, एक S1, एक S2 और एक दरमियान वाला पोर्शन जिसको हम क्या नाम देंगे, S3। ये पूरा क्या है, दरमियान वाला पोर्शन जिसको मैंने क्या नाम दिया, S3। तो ये S1 S2 ये दोनों क्या है, फ्लैट सरफेस, दोनों क्या है, फ्लैट सरफेस। जिस तरह नहीं, ये गाजियन सरफेस को मैंने इमेजिन, उसका जो हेड पॉइंट जिस तरह हेड, ये दोनों क्या है, जो हेड है ना, ये भी फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है। जिस तरह ये फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है, मगर ये दरमियान में क्या है, दरमियान वाला क्या है, कर्व्ड सरफेस है, दरमियान क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो इसी तरह फिर इन तीनों सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, S1, इस एरिया का फ्लक्स क्या होगा, अगर आपने फाइंड करना है तो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस S1, S2, S3। इसी तरह S1 का फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स 1, उसको हम स्पेसिफिक नाम देंगे, सही है। अब मैंने क्या करना है, मेरे काम क्या है कि मैं टोटल फ्लक्स को फाइंड करूं। फ्लक्स मैंने बहुत ही डिटेल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो कंप्लीटली देखे। मैंने हर पॉइंट क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हर पॉइंट मैंने क्या किया, डिस्कस किया। तो फ्लक्स सिंपल क्या है, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजर जाना, सही है, फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम क्या नाम देते थे, फ्लक्स। मतलब किसी भी एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, इसको हम क्या नाम देते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब मैंने क्या करना है, अब ये जो फ्लैट S1 सरफेस, S2, ये दोनों हमारे साथ क्या फ्लैट सरफेस है। ये सबसे इस तरह में ये गाजियन सरफेस ना, ये जो हेड है ना, ये और ये S1 है, और ये हमारे साथ क्या है, ये S2, और ये दरमियान वाला पोर्शन क्या है, S3। तो S1 और S2 ये दोनों क्या है, फ्लैट सरफेस है। फ्लैट का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा फ्लैट है। जबकि ये जो मिड वाला पोर्शन है, ये फ्लैट नहीं है, ये क्या है, कर्व्ड है, सही है, कर्व्ड सरफेस है। तो अब मैंने क्या करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। नेट का मतलब क्या है, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3। तो मैंने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। सबसे पहले मेरा काम क्या हो, याद रखना है, कुछ बुक्स में गिवन है कि जो कर्व सरफेस है ना, ये दरमियान वाला कर्व सरफेस और ये जो दो S1 S2 जो फ्लैट सरफेस है, कुछ बुक में तीनों को एक ही साथ क्या किया है, कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस दोनों का क्या है, तीनों का एक ही साथ क्या किया, फ्लक्स फाइंड किया। और कुछ बुक में पहले फ्लैट सरफेस का फ्लक्स फाइंड किया और पहले बाद में फिर कर्व सरफेस। तो अपने से कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक साथ भी फाइंड कर सकते हो, अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपकी आसानी के लिए अलग फाइंड किया। वैसा मैं यहाँ पर इन तीनों फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 तीनों की वैल्यू पुट करता था, तो मैं तीनों का एक साथ भी फाइंड कर सकता था। तो मैंने अलग पहले कर्व सरफेस का फ्लक्स फाइंड किया, पहले मैंने फ्लैट सरफेस का फाइंड किया, फिर बाद में कर्व सरफेस का फाइंड किया। अब मैं क्या करूंगा, फ्लक्स फाइंड करूंगा, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। मैंने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर लिख लिया फ्लक्स, F लिखा है, फ्लक्स के साथ क्या लिखा है, F का मतलब क्या है, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस हमारे साथ क्या है, एक ये है जो सिलेंडर जो गाजियन सरफेस मैंने 3D इमेजिन किया है, एक ये है हमारे साथ और ये है। S1 और S2 हमारे साथ क्या है, फ्लैट सरफेस। मैंने यहाँ पर बता भी दिया, S1 और S2 हमारे साथ क्या है, फ्लैट सरफेस। तो इसलिए ये हमारे साथ फ्लक्स 1 मतलब ये क्या होगा, इस सरफेस का होगा, और ये क्या होगा, मतलब S1 S2 जो ये हमारे साथ इस सरफेस का होगा, और ये जो हमारे साथ क्या होगा, इस सरफेस का होगा। दोनों के लिए मैंने लिख लिया, दो फ्लैट सरफेस है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 2 cos थीटा प्लस cos थीटा। अब याद रखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ में ये हमारे साथ कौन सा है, वेक्टर एरिया है। ये हमारे साथ कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने फार्मूला क्या बताया था, E.A। ये हमारे साथ कौन सा है, वेक्टर एरिया। तो याद रखना, और कोस थीटा, यहाँ पर जो मैंने एंगल लिखा है कोस थीटा, अगर आप डॉट को रिमूव करोगे तो डॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, कोस थीटा। सी में इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, E.A कोस थीटा। तो याद रखना, ये एंगल थीटा, ये थीटा नहीं, ये जो एंगल है ना थीटा,
ये थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है। याद रखना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है, सरफेस एरिया के दरमियान नहीं है, वेक्टर एरिया। अब इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ 2 लेक्चर पहले वेक्टर एरिया पर कंप्लीटली मैंने डिटेल लेक्चर दिया था कि वेक्टर एरिया, और वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया, वहाँ पर वेक्टर एरिया की कंसेप्ट भी दिया कि वेक्टर एरिया है क्या। मैंने समझाया था कि वेक्टर एरिया सिंपल, जब एरिया हमारे साथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब आप एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करोगे तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इमेजिनरी तौर पर एक वेक्टर एरिया असाइन करते हैं, उसके साथ एक वेक्टर एरिया लगाते हैं। तो वेक्टर एरिया सिंपल क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया। सिंपल एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके साथ एक वेक्टर एरिया, और वो वेक्टर एरिया उस सरफेस एरिया के साथ बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए इस पॉइंट S1 और S2 पर मैं क्या पॉइंट करूंगा, S1 और S2 दोनों फ्लैट सरफेस है। अब मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड निकलती है। पॉजिटिव से हमेशा किस तरह, आउटवर्ड। लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, इस तरह आउटवर्ड होगी। और मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरह होती है, इनवर्ड, इनवर्ड, इस तरह इनवर्ड। ये मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर दिया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा पॉइंट पी पर इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इस फ्लैट सरफेस का। मैंने इसको यहाँ पर क्या क्या आपके लिए इस सरफेस को क्या क्या निकाला है, सही है। जो गाजर सरफेस है मैंने यहाँ पर बाहर करके निकाल दिया, सही है। ये जो फ्लैट सरफेस, सही है, ये जो फ्लैट सरफेस है ना, S1 या S2, मैंने नाम S1 S2 से आपने कंफ्यूज होना है कि S1 क्या है, S2 S3, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सही है। यहाँ पर मैंने S2, ये क्या है हमारे साथ S1 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगी, सही है। यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बिल्कुल इस तरह, ये सरफेस इस तरह है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, इस तरह आउटवर्ड, इस जिस तरह ये सरफेस है ना, ये मेरा हाथ क्या है, एक सरफेस है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, ये मेरा हाथ क्या है, एक शीट है, सही है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, सही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, वो आउटवर्ड होगी, इस तरह बाहर की तरफ निकली होंगी। तो इसलिए एक गाजियन सरफेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब ये सरफेस है ना, ये मैंने क्या किया, ये फ्लैट सरफेस, सही, जिस तरह ये सरफेस है ना। अब इस सरफेस का आपने वेक्टर एरिया किस तरह करना, मतलब इस एरिया को अगर आपने वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है, इसके साथ आपने क्या लगाना है, एक वेक्टर एरिया। ये वेक्टर एरिया क्या, इमेजिनरी है, हम इमेजिन करते हैं, सही, ये इमेजिनरी, ये रियल में नहीं होता है। याद रखना रियल में जो एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, मगर जब हम फ्लक्स पढ़ते हैं ना, तो हम एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, सही। उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक वेक्टर असाइन करते हैं, जिसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं। तो इसलिए इसके साथ मैंने एक वेक्टर एरिया, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो इस तरह होगी, सही। इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी। अब इस एरिया के साथ वेक्टर एरिया क्या होगा, बिल्कुल इस सरफेस के साथ बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये सरफेस इस तरह है ना, तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, बिल्कुल इस तरह 90 डिग्री। ये सरफेस एरिया ना, अगर मैंने लेट्स सपोज मेरा हाथ सरफेस एरिया ना, अगर इसको मैंने वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक वेक्टर एरिया असाइन करूंगा। ये वेक्टर एरिया बिल्कुल इसके साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसलिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसलिए इसका वेक्टर एरिया बिल्कुल ये क्या होगा, इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर। ये सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये स्मॉल पोर्शन की। तो वेक्टर एरिया भी क्या होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे साथ ये साइड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट पर मौजूद है ना, ये इस साइड पर भी मौजूद है, इस साइड पर भी मौजूद है। तो इस साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, और इस साइड पर अगर आप देखोगे जो बैक साइड, वो भी क्या होगी, आउटवर्ड निकले। इस तरह जो इस साइड को आप देखोगे, इस साइड पर भी पॉजिटिव चार्जेस है, इस साइड पर भी पॉजिटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड। तो इस साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होंगी, इस साइड पर भी आउटवर्ड जा रही होंगी। तो अब मैं क्या करूंगा, S2 अगर मैं क्या करूंगा, इसका वेक्टर एरिया ड्रा करूंगा। तो बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा, तो अगर मैं वेक्टर एरिया इसका ड्रा करूंगा ना, सिर्फ ये फ्लैट सरफेस का जो ये हेड है, यानी ये और ये दोनों क्या फ्लैट सरफेस, दरमियान क्या है, कर्व सरफेस है, जिसको मैंने S3 का नाम दिया। तो अगर मैं इसका अगर वेक्टर एरिया असाइन करूंगा, तो बिल्कुल इस सरफेस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, ताकि इस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर सके। इस सरफेस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, इसका वेक्टर एरिया बन जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, इस तरह क्या होगी, आउटवर्ड होगी, सही, आउटवर्ड होगी, सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी क्या होगा, इस तरह होगा। तो आपको नजर भी आ रहा है इस पॉइंट पर भी कि वेक्टर एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, क्या बात कर रहा हूँ, वेक्टर एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, S2 पर और S1 पर, दोनों पर क्या है, एक ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी उसी तरह है, और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। दोनों क्या है, पैरेलल है। याद रखना जब दो पॉइंट पैरेलल हो जाते हैं ना, दो
एरिया पैरेलल, मतलब कोई भी दो पॉइंट क्या हो जाते हैं जब पैरेलल होते हैं तो उसके दरमियान एंगल क्या होता है, जीरो। तो इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या और वेक्टर एरिया के दरमियान दोनों क्या है, पैरेलल है, तो एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। और यहाँ पर भी क्या है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो। यहाँ पर भी थीटा जीरो है और यहाँ पर भी थीटा जीरो। तो यहाँ पर आप पुट करो कोस जीरो, कोस क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा कोस थीटा, सही है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, दोनों केस में जीरो बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोस जीरो मैंने लिख लिया और यहाँ पर भी मैंने कोस जीरो लिख लिया, ई ए कोस जीरो प्लस ई ए कोस जीरो, सही है। अब याद रखना आपको कोस जीरो किसके इक्वल होता है, कोस जीरो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कोस जीरो किसके इक्वल होता है, 1। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया और यहाँ पर भी 1 लिख लिया। 1 जब ई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो वही ई ए बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया मतलब दो बार आ रहे हैं। तो इसलिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्लैट एरिया इज इक्वल टू 2E, सही है। तो इसलिए ये हमारे साथ फर्स्ट मैंने जो फ्लैट सरफेसेस है, नहीं ये सरफेस S2 और S1 जो फ्लैट सरफेस है बिल्कुल, इसका मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, वो क्या गया 2E, सही है। अब मैंने जो ये दरम्यान में जो कर्व सरफेस है इसका मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ CUR का मतलब क्या है, कर्व सरफेस का मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है। उसी तरह EA cos थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला मैंने क्या बताया कि EA डॉट ए या सिंबल EA cos थीटा, डॉट को रिमूव करो तो आप क्या यूज करोगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos थीटा। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस, अब मैंने क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस क्या बन जाएगा, EA cos थीटा मैंने लिख लिया, क्योंकि हमारे साथ एक ही कर्व सरफेस है जो ये क्या है S3 का मैंने नाम दिया, ये पूरा क्या है, ये पूरा S3 क्या है, कर्व सरफेस है। अब इसका कर मैंने क्या करना है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने डायरेक्शन फाइंड करना है। याद रखना इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो उसी तरह होगा, यानी जो कर्व सरफेस इस तरह मैंने गॉसियन सरफेसेस के अंदर इस तरह क्या क्या इमेजिन किया, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और ये जो गॉसियन सरफेस है दोनों का क्या होगा, पैरेलल होगा। इस तरह इस जो कर्व सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इसी तरह होगा, सही है, इसी तरह होगा, क्या होगा, इसी तरह होगा। मगर अगर मैं आपसे पूछूं इस कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया किस तरह होगा, याद रखना मैंने आपको बताया भी था, जब हम एक एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं, वेक्टर एरिया, और वो वेक्टर एरिया हमेशा उस एरिया के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर वेक्टर एरिया किस तरह ड्रा करूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है, मैं वेक्टर एरिया को किस तरह ड्रा करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो क्या है, इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो इस तरह, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होगा, आउटवर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया बिल्कुल इस कर्व एरिया के साथ इस तरह परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर एरिया क्या होगा, इस तरह परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अगर मैंने क्या किया, लेट सपोज अगर मैंने वेक्टर एरिया का डायरेक्शन इस तरह ड्रा किया, लेट सपोज आपकी समझाने के लिए, तो फिर ये सरफेस और वेक्टर एरिया दोनों क्या किया, दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गए। हमेशा याद रखना जो वेक्टर एरिया है वो एरिया के साथ जो भी एरिया है ना, अगर आप उसके साथ अपने एक वेक्टर एरिया ड्रा करना है, वो वेक्टर एरिया उस एरिया के साथ पैरेलल नहीं होता। ये एरिया है ना, इसके साथ मैंने वेक्टर एरिया ड्रा करना है, तो वे वेक्टर एरिया अगर मैंने इसके साथ लगाना है ना, तो मैं वो वेक्टर एरिया हमेशा इस सरफेस एरिया के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ताकि इस सरफेस एरिया को क्या करे, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। तो मैंने वेक्टर एरिया क्या करना है, इस एरिया के साथ क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, या तो इस तरह ड्रा करूं या तो इस तरह ड्रा करूं, मगर इस तरह पैरेलल वेक्टर एरिया ड्रा नहीं कर सकता हूं, वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए इस कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा, बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर होगा। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो क्या है, बिल्कुल उसी तरह आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन उसी तरह होंगे, सही है। तो इसलिए अब आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं, ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, यानी वेक्टर एरिया आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इस तरह। मैं इसको यहाँ पर बाहर निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है इस कर्व सरफेस में, और जो वेक्टर एरिया है वो इस तरह है, दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर लो इस वेक्टर एरिया को, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना cos 90, सही है, मैंने थीटा की जगह क्या लिख लिया, cos 90, क्योंकि मैं इस कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ, सही है। मैंने cos 90 लिख लिया। याद रखना cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जब आप पुट करोगे cos 90 कैलकुलेटर में तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए cos 90 की जगह मैंने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। तो जब 0 EA के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो इसलिए कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो यार हमने फ्लैट सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, कर्व सरफेस का भी फाइंड किया। अब सम मैंने यहाँ पर क्या है, नेट फ्लक्स हमारे साथ क्या है,
फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3। फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 क्या था, इस फ्लैट सरफेसेस का था, और ये थर्ड फ्लक्स क्या है हमारे साथ, इस कर्व सरफेस का फ्लक्स है। तो इन तीनों का तो नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा, 1 2, सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस। फ्लैट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहा था 2EA, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2EA, प्लस कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या आ रहा है 0, तो मैंने लिख लिया 0। तो नेट फ्लक्स हमारे साथ क्या गया, जब 2EA में आप 0 प्लस करोगे तो वापस वही 2EA आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या गया 2EA। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इसलिए फाइंड किया ना कि गाउस लॉ में वहाँ पर जो गाउस लॉ है ना वहाँ पर फ्लक्स आ रहा है, कि गाउस लॉ का फार्मूला क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E नोट। ये क्या था, गाउस लॉ का फार्मूला था। अब ये फ्लक्स तो आ गया ना, ये चार्ज क्या है, इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब मैंने क्या करना है, गाउस लॉ को अप्लाई करके मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अब मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं इस साइड पे हो जाता हूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब मैंने क्या करना है, गाउस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, सही है। मैं इस साइड पे हो रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हमने जो टोटल फ्लक्स आ गया था वो किसके इक्वल था, 2EA। इसलिए गाउसियन सरफेस हमने इमेजिन किया था, कर्व सरफेस का भी फाइंड किया, फ्लैट सरफेस का भी फाइंड किया, टोटल फ्लक्स ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, हम गाउस लॉ की मदद से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम गाउस लॉ को अभी अप्लाई करेंगे। गाउस लॉ अभी हमारी मदद करेगा कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से गाउस लॉ का हेल्प क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो गाउस लॉ का फार्मूला क्या था, मैंने ड्राइव किया था, गाउस लॉ को डिटेल से पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो काइंडली देखिए। गाउस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये चार्ज का मतलब क्या है, इनक्लोज चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज, सही है, इनक्लोज्ड चार्ज। बस बुक में इसको लिखा भी नहीं हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या सिर्फ चार्ज डिवाइडेड बाय E नॉट। तो इसलिए कुछ बुक में इनक्लोज चार्ज लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कुछ बुक में सिर्फ चार्ज डिवाइडेड बाय E नॉट। तो इसलिए मैंने चार्ज इनक्लोज भी लिख लिया और चार्ज भी लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, जो गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा उसका फ्लक्स आप क्या करोगे, फाइंड कर सकोगे। जिस तरह मैंने गाउस लॉ में आपको बताया भी था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको कंप्लीटली क्लियर होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक चार्ज को इमेजिन किया, इसका अगर मैंने फ्लक्स क्या करना हो, फाइंड करना हो, इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर चार्ज, सही, यहाँ पर अगर चार्ज पड़ा होगा तो उसका गाउस लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए चार्ज इनक्लोज्ड, ये चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। चार्ज इनक्लोज्ड के हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ याद रखना, चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी आप कह सकते हो, चार्ज सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी आप कह सकते हो, सही है। तो चार्ज डेंसिटी हमारे साथ किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट, चार्ज डेंसिटी का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी एरिया में कितने चार्जेस है, किसी भी एरिया में कितने चार्जेस है। जिस तरह यहाँ पर मैं एक शीट बना दूं ना, ये हमारे साथ एक एरिया है। या चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है, एक यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है, उसको हम क्या नाम देते हैं, चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी। एक सरफेस में, एक एरिया में जितने चार्जेस होंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, चार्ज डेंसिटी। अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि चार्ज, अगर मैंने इस चार्ज को फाइंड करना हो ना, तो ये एरिया इस डेंसिटी के साथ क्या होगा, सरफेस डेंसिटी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सरफेस डेंसिटी चार्ज किसके इक्वल होगा, सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो याद रखना, मैंने इस इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है। ये हमारे साथ क्या था, इक्वेशन 1 जो गाउस लॉ का ही फार्मूला है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट करना है, चार्ज को मैंने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अब मैंने इस चार्ज की जगह मैंने क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू पुट करना है, सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इसलिए मैंने सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सही है। अब याद रखना, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने अभी फाइंड किया, ये इक्वेशन को मैंने इसलिए नहीं मिटाया, पिछले बोर्ड में मैंने आपको समझाया था कि टोटल फ्लक्स हमारे साथ किसके इक्वल है, 2EA। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इस फ्लक्स की जगह क्या पुट करूंगा, इस फ्लक्स की जगह, फ्लक्स हमारे साथ क्या आ रहा था, उस गाउसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या आ रहा था, 2EA। तो इसलिए मैं अब फ्लक्स की जगह क्या पुट करूंगा, फ्लक्स कितना आ रहा था, 2EA। तो इसलिए मैं इस फ्लक्स की जगह क्या पुट करूंगा, अब 2EA पुट करूंगा, सही है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, इसकी वैल्यू, फ्लक्स क्या आ रहा है, 2EA। तो इसलिए मैंने क्या पुट कर लिया, 2EA इज इक्वल टू, उसी तरह चार्ज या सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एरिया के साथ कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सही है, तो ये हमारे साथ क्या आ गया, एरिया का क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया, फाइंड हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकोगे इस तरह, गाजेस लॉ को हमने यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसी भी शीट पर सही शीट है हमारे साथ, एक अनफाइनाइट शीट है और इससे किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज करते हुए। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है वेक्टर फॉर्म। तो अगर आपने वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आर हेड, आर कैप आ गया, इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अब याद रखना, हमने जो बुक में डिस्कस किया, अभी जो डिस्कस किया था कौन सा था, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। जो इनफॉर्म मैंने शीट पर बनाया था, एक इनफाइनाइट शीट बनाया था, उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस थे। सही है, अब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। याद रखना डायरेक्शन ऑफ, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, वेक्टर फॉर्म में तो मैंने लिख लिया, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। किस चार्जेस की वजह से, ये पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज आउटवर्ड। सही है, ये डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इसका डायरेक्शन क्या होगा, शीट के बिल्कुल आउटवर्ड होगा। जिस तरह ये शीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह आउटवर्ड होगा, दोनों साइड से आउटवर्ड होगा, आपने याद रखना है। फॉर नेगेटिव चार्जेस उसी तरह इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। अब नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए सरफेस डेंसिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि मैं नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पर मैंने नेगेटिव लगाना लाजमी है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एब्सोल्यूट परमिटिविटी और आर हेड, मतलब ये क्या है, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। जब नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। सही है, अगर आप उस शीट पर नेगेटिव चार्ज इस तरह प्लेस करोगे, सही है, उस तरह नेगेटिव चार्ज प्लेस करोगे यूनिफॉर्मली। सही है, फिर आप अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करोगे ना, तो फिर उसका फार्मूला ये आएगा, फिर सरफेस डेंसिटी क्या होगा, सरफेस डेंसिटी जो चार्ज उसके साथ फिर आपने नेगेटिव साइन लगाना है। तो फार्मूला बाकी सारा वही है, सरफेस डेंसिटी, सही है, डिवाइडेड बाय 2 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय आर हेड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस इज डायरेक्टेड नॉर्मली टूवर्ड ऑफ द प्लेन। मैंने बताया नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती है, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्ड होगी, इस तरह इनवर्ड। सही है, डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ रिवर्स हो जाएगी, तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया। सी नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द शीट। सही है, नॉर्मली डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड द प्लेन चार्जेस। सही है, मतलब जो शीट होगी ना वो बिल्कुल क्या होगी, इनवर्ड होगी, शीट के इनवर्ड होगी। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से इनवर्ड, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आउटवर्ड। सही है, तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब इसके कुछ और पॉइंट्स है, अगर मीडियम दरमियान में आ गया तो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस। इसको हमने अक्सर डिस्कस कर लिया, इसका कुछ पोर्शन रह गया। तो हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब याद रखना फार्मूला हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपने एक इनफाइनाइट शीट है और उस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करोगे ना, वहाँ पर एक गाइजन सरफेस आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और वो फार्मूला हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये फार्मूला। अब मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है, अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए एमसीक्यूज की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अब याद रखना, अगर वहाँ पर वर्डिंग किया जाए, आपने वर्डिंग पर गौर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस, यहाँ पर इस वर्डिंग पर आपने क्या करना है, गौर करना है। इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर वो आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वो क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, जिस तरह अभी मैंने आपको पढ़ा लिया, फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू एक इनफाइनाइट शीट होगा, उस पर यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब कोई मीडियम ना हो, उस शीट के इर्द गिर्द कोई मीडियम ना हो, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सही है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में किधरी भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं आ रहा है, इस फार्मूले में डिस्टेंस का जिक्र नहीं आ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक आपके लिए एक एमसीक्यूज में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक इनफिनिट शीट ऑफ
इनफाइनाइट शीट है, उसका मैंने एक फाइनाइट पोर्शन, इनफाइनाइट का मतलब क्या, लामहदूद, बहुत ही बड़ा शीट है, मैंने सिर्फ उसका एक फाइनाइट पोर्शन मतलब महदूद पोर्शन यहाँ पर मैंने क्या क्या इमेजिन कर लिया। सही है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू, सही है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ, सही, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट 5 पॉइंट बना लिया, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको बी का नाम दे दिया, इस पॉइंट को, इसको सी का नाम दे दिया, इसको मैंने डी का नाम दे दिया, और इस पॉइंट को मैंने एफ का नाम दे दिया। सही है, एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है और उसके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट। सही है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट, मतलब मैंने एक इनफाइनाइट शीट का फाइनाइट पोर्शन मैंने शो किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्या है, स्टेटमेंट है, मेरे एमसीक्यूज का क्या है, ये स्टेटमेंट है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ऑप्शन ए सबसे क्या होगा, सबसे ज़्यादा ए पर होगा, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर। सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सबसे ज़्यादा डी पर होगा, फिर सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर। सही, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है, जितना ए पर है उतना बी पर है, जितना बी पर है उतना सी पर है, जितना सी पर है उतना ही डी पर है, जितना डी पर है उतना एफ पर है। सही, डी के बाद क्या आ रहा है, एफ, यहाँ पर क्या आ रहा है, फिर ए के बाद एफ लिखो। सही है, ये मैं भूल गया। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन ए में मैंने आपके साथ एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस लिख लिया, और ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने सब ऑप्शन ए में लिखा है, सबसे ज़्यादा ए पर होगा, फिर बी पर होगा, फिर सी पर होगा, फिर डी पर होगा, फिर एफ पर होगा। ऑप्शन ए में ये लिखा है। बाद में मैंने क्या लिखा है ऑप्शन बी में, ये क्या है, ग्रेटर निशान से, ये क्या है, इसको हम ग्रेटर का निशान लगाते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिखा है, इसको इस तरह हम लिखते हैं, इसी प्रॉपर। फिर सेकंड ऑप्शन मैंने क्या लिखा है, डी पर सबसे ज्यादा होगा, फिर सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर, फिर ए पर। सही है, सी ऑप्शन मैंने क्या लिखा है, जितना ए पर है उतना बी पर है, जितना बी पर है उतना सी पर है, जितना सी पर है उतना डी पर है, जितना डी पर है उतना ए पर है। सब पॉइंट पर मैंने क्या किया, सेम किया। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर आ रहा होगा उतना ही बी पर आ रहा होगा, उतना ही सी पर, उतना डी पर, उतना ए पर। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, सही है, सपोज करो, लेट सपोज करो, तो बी पर भी क्या आएगा, 3 आएगा, सी पर भी क्या आएगा, 3 आएगा, डी पर भी क्या आएगा, 3, और एफ पर भी क्या आएगा, 3 आएगा। सब पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, सब पर सेम आएगा। तो इसलिए वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता कि ए पॉइंट, जो ए पॉइंट है ना वो सबसे करीब है, शीट के करीब है, तो इसलिए उस वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, फिर बी ज़्यादा करीब है, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। यहाँ पर डिस्टेंस पर वो डिपेंड नहीं कर रहे, ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस। मैंने बताया कि अगर वो कहे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस तो फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मगर एक सिंपल, जिस तरह मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ाया, इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्या पता है, 2-3 लेक्चर पहले मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने किस लिए पढ़ाया था, किस चार्जेस के लिए, आइसोलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए मैंने ये फार्मूला पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने कोई इनफाइनाइट शीट नहीं बताया था, वहाँ पर मैंने सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को मैंने क्या क्या इमेजिन किया, और किसी भी डिस्टेंस पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, सपोज ये क्या है, सी पॉइंट है, इस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते थे। या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, सही, नेगेटिव चार्ज आपने किसी भी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किसी भी डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, तो ये फार्मूला क्या करते थे, यूज़ करते हैं। वो हम एक आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए ये फार्मूला यूज़ करते थे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करते थे, फाइंड करते थे। याद रखना, आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से वो डिस्टेंस पर डिपेंड करे, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और
जो आर है, आर हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट में लिखूँ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट, सही है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सही, जो मैंने इससे 2-3 पिछले लेक्चर में बताया था। सिर्फ आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने किसी भी डिस्टेंस पर फाइंड करना हो तो फिर ये फार्मूला क्या करोगे, यूज करोगे। मगर अगर इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस का पर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो फिर ये फार्मूला यूज होगा। और ये फार्मूले में आपको डिस्टेंस कैसे करनी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी सब पर सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। मगर जो पिछले 2-3 पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, फिर ये वाला फार्मूला ये डिस्टेंस पर इफेक्ट करता है। जिस तरह मैं यहाँ पर ए पॉइंट दे दूँ, फिर बी दे दूँ, फिर सी दे दूँ, मैं आपको कहूँ कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे, जितना आप चार्ज की मतलब चार्ज के करीब होंगे तो उतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। इस तरह एमसीक्यूज मैंने इससे पिछले लेक्चर में बहुत कराए। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर। जितना आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, वीकर होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर ज़्यादा है, फिर बी पर, फिर सी पर। तो ये मैंने सिंपल उस लेक्चर का आपको कंसेप्ट दे दिया ताकि आपको मैंने कंपेयर करके बताया। जब कंपेयर करूँगा तो इसलिए तो आपको समझ में बैठ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड चार्जेस वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करना। तो इसलिए अपने वर्डिंग पर गौर करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पर वहाँ पर लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अगर इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं डिस्टेंस को 3 गुना कर दूँ तो तब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 गुना 3 गुना या सेम रहेगा। तो वहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है। मगर हमारे जेन में ये फार्मूला भी होता है। तो ये फार्मूला आइसोलेटेड चार्जेस के लिए है, मगर ये अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस आ जाए तो फिर वहाँ पर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर फिर डिपेंड नहीं करेगा। जिस तरह ये एमसीक्यूज में मैंने अभी आपको लिख लिया, इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। इफ देयर इज एनी मीडियम, याद रखना, यहाँ तक जो हमने अभी इनफाइनाइट शीट उठाया था उसके इर्द गिर्द कोई भी मीडियम मौजूद नहीं था, फ्री स्पेस था। वो सिर्फ जो इनफाइनाइट शीट था ना वो हवा में मौजूद था, वैक्यूम में था। अगर कोई भी मीडियम आ गया ना, मीडियम आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सिंपल एक और फैक्टर आ जाएगा, क्या, एक और फैक्टर आ जाएगा जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। याद रखना, जिधर भी मीडियम आ जाता है ना वहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या आ जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है ना, इसमें मीडियम चार्जेस को हम मीडियम में भी रखते हैं और फ्री स्पेस में भी रखते हैं। फ्री स्पेस का मतलब उसके इर्द गिर्द कुछ भी ना हो। तो जब फ्री स्पेस में रखते हैं ना तो वहाँ पर सिर्फ एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, जबकि जब वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस के अलावा जब हम चार्ज को उठाकर किसी भी मीडियम में रखते हैं, जिस तरह में इनफिनिट शीट चार्जेस है ना, जो है या फिर इनफाइनाइट शीट है ना, इसके इर्द गिर्द जो चार्जेस मौजूद है ना, इसके इर्द गिर्द मैं कोई मीडियम लगाऊं, मतलब मैं वहाँ पर मरकरी का मीडियम लगाऊं, मतलब इस चार्जेस को इनफाइनाइट शीट के इर्द गिर्द, मतलब इसको जो फाइनाइट परसेंट मैंने दिखाया, मैं इसके इर्द गिर्द क्या करूँ, पानी डालूँ ना, वाटर रख लूँ, इसके इर्द गिर्द में मरकरी का सोल्यूशन रखूँ, इसके इर्द गिर्द में एल्यूमिनियम का सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन रख लूँ, मतलब क्या होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, अगर मीडियम मैंने यूज किया तो फिर यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। सही है। तो अब याद रखना, फैक्टर ऑन विच डिपेंड्स, अब किस फैक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस डिपेंड करेगा। याद रखना, सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस मीडियम पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मीडियम की आने से यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ER आ गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ER रिलेटिव परमिटिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर किसी भी मीडियम का ER रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, ज़्यादा था, मतलब किसी भी मीडियम का ER ज़्यादा था तो उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गया, कम आएगा। क्योंकि मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वहाँ पर अगर इसके इर्द गिर्द मैंने वाटर यूज़ किया, लेट सपोज वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, वैसे है 78.5 रिलेटिव परमिटिविटी। आपके बुक में एक डायग्राम, एक साइड टेबल पर इंफॉर्मेशन गिवन है, वहाँ पर सबकी रिलेटिव परमिटिविटी लिखा हुआ है। लेट सपोज वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 78 है। दूसरे का ले लो आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एल्यूमिनियम का आप कहोगे, एल्यूमिनियम का कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, H2O का, एल्यूमिनियम का ले लो, कुछ भी हो सकता है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज़्यादा तो उतना ही क्या करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ब्लो करेगा। क्योंकि लेट सपोज ये जो शीट है ना, पहले हवा में मौजूद, अब इस शीट को आप उठाओ,
मरकरी के सोल्यूशन में रखो या इसी शीट को उठाओ वाटर में रखो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले की तरह ज़्यादा नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह बाहर की तरफ आ रहे थे, अब इतनी ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि वाटर जो मीडियम है ना उसको ब्लॉक करेंगे। तो इसलिए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही कम आएगी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का कम था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस जो गाजेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन था, मतलब सेकंड एप्लीकेशन इस तरह था कि गाजेस लॉ को हम मेन मकसद क्या है गाजेस लॉ का, हम गाजेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुख्तलिफ सिचुएशन में फाइंड करते हैं। पहला सिचुएशन जिसमें हॉलो स्फीयर के सेंटर में फाइंड करना था। अब सेकंड सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और एक शीट इमेजन करना है जो इनफाइनाइट हो। सही है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। सही है, तो हम गाजेस लॉ को जो गाजेस लॉ का फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस का फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो या आपको कोई पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।